दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द सीक्रेट्स ऑफ द शिलेदार्स। ये कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय खजाने को छुपाने वाले शिलेदारों की है, जो सैकड़ों सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रखवाली करते आ रहे हैं, ताकि ये खजाना किन्हीं गलत हाथों में ना चला जाए। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे 21वीं सदी में भी खजाने को चुराने की दौड़ खत्म नहीं हुई। अब भी बहुत सारे लोग खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भी शिलेदार अपनी जान पर खेलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा करते हैं, जैसा वो सैकड़ों साल पहले किया करते थे। ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसकी कहानी एक यूनिक आइडिया पर बनी है और साजिश, रहस्य और जबरदस्त एक्शन से भरी हुई ये सीरीज आपको हर एपिसोड में चौंकाने वाली है। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत 1996 से होती है। जगह है कोल्हापुर, जहां हम देखते हैं कि रवि नाम का एक छोटा लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रात को कहीं जा रहा था। ठीक उसी वक्त रवि अपने पिता श्रीकांत से छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूछता है। फिर उसके पिताजी बताते हैं कि वो बहुत ही बहादुर इंसान थे और उनका मानना था कि इंसान को अपने कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। उस वक्त श्रीकांत के हाथ में एक यूनिक सी अंगूठी थी। फिर जब वे दोनों बाप बेटा बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से आकर एक ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है। फिर रवि के पिताजी अपनी गाड़ी को और भी तेज भगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ट्रक वाला किसी भी हालत में उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद श्रीकांत और उनका परिवार एक ब्रिज से गुजरने लगता है। फिर वो ट्रक वाला भी पीछे से आकर उनकी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे श्रीकांत का परिवार गाड़ी समेत नदी के अंदर गिर जाता है। फिर उनकी गाड़ी तेजी से पानी में डूबने लगती है। श्रीकांत अपनी पत्नी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो पहले ही मर चुकी थी। फिर वो समय रहते अपने बेटे रवि को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। फिर वो खुद भी शीशे को तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम हो जाती है और कुछ ही देर बाद वो अपनी पत्नी के साथ नदी के अंदर अपना दम तोड़ देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और वो रवि नाम का लड़का, जो उस समय पानी से बचा था, अब बड़ा हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ रायगढ़ के किले पर चढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक से रवि के साथ वाले लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो रस्सी के साथ बंधा हुआ था, इसलिए उसकी जान बच जाती है। इस लड़के का नाम आदि है और ये रवि का बेस्ट फ्रेंड है। बचपन में जब रवि के माँ बाप की मौत हो गई थी, तभी से रवि और आदि एक दूसरे के साथ रहते हैं। तभी आदि जिस रस्सी से बंधा हुआ था, उस रस्सी पर लगा बोल्ट ढीला हो जाता है और उसको देखकर आदि बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊपर आ गए थे। फिर रवि आदि को शांत रहने के लिए कहता है और खुद जल्दी से ऊपर चढ़कर उस बोल्ट को हथौड़े की हेल्प से फिर से चट्टान में गाड़ देता है। ये देखकर आदि को राहत की सांस मिलती है। फिर वे दोनों रायगढ़ के किले में आ जाते हैं। तभी रवि के पास किसी प्रियल नाम की लड़की की कॉल आती है और वो रवि को किसी काम के चलते अपने पास बुलाने लगती है। अगले सीन में हम दीक्षित नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। दीक्षित के हाथ में ठीक वैसी ही मिस्टीरियस अंगूठी थी जैसी रवि के पिताजी ने पहनी हुई थी। इस समय दीक्षित रवि की यूट्यूब वीडियो देख रहा था, वो वीडियो जिसमें रवि रायगढ़ के किले के बारे में बता रहा था। दरअसल रवि एक यूट्यूबर है और अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए खतरों से खेलना इसकी आदत है। फिर दीक्षित एक मंदिर में चला जाता है, जहां वो परीक्षित नाम के एक दूसरे आदमी से मिलता है। दोस्तों, दीक्षित एक शिलेदार है, लेकिन वो असली शिलेदार नहीं है, बल्कि वो किसी और का ही काम करता है। दरअसल शिलेदार वो होते हैं जो राजा महाराजा के खजाने की रखवाली करते हैं। अब दीक्षित भी छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रखवाली कर रहा था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था और उसके पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं, क्योंकि उसे कैंसर है। फिर वो परीक्षित को कहता है कि अब इस अंगूठी को इसके असली हकदार के पास होना चाहिए। फिर वो परीक्षित को एक चाबी के बारे में बताता है, जो कि उसी मंदिर में मौजूद बड़े से पानी के प्याले में थी। ये है राम, जो कि एक गवर्नर है और ये बहुत सालों से दीक्षित पर नजर रखे हुए है, ताकि वो उस खजाने को चुरा ले। लेकिन आज तक दीक्षित ने राम को खजाने की भनक तक नहीं लगने दी। अब दीक्षित काफी कमजोर हो गया है, इसलिए राम को पता है कि अब दीक्षित जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। फिर राम प्रभु नाम के एक गुंडे को दीक्षित के पीछे लगा देता है। दूसरी तरफ जब परीक्षित मंदिर में मौजूद प्याले में हाथ डालता है, तो उसे वो चाबी मिल जाती है। ये है प्रियल, जो कि दीक्षित की नई आई हुई किताब के बारे में लोगों को बता रही थी। उस समय वहाँ पर रवि और आदि भी मौजूद थे। फिर स्टेज पर प्रियल दीक्षित को अपनी किताब के बारे में कुछ बताने के लिए कहती है। जब दीक्षित स्टेज पर जाने लगता है, तो एकदम से उसके दिल में दर्द होने लगता है।
और वो नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि रवि एक डॉक्टर था इसलिए वो जल्दी से दीक्षित के पास आता है और उसी वक्त उसे दीक्षित के हाथ में वही मिस्टीरियस अंगूठी भी दिख जाती है। उस अंगूठी को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर रवि दीक्षित की नब्ज चेक करता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। ये देखकर उसको काफी अजीब लगता है। फिर वहां से जाते वक्त प्रियल रवि को दीक्षित की लिखी हुई किताब देती है। फिर जैसे ही रवि उस किताब को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर तुम अपने कर्तव्यों को जानना चाहते हो तो तुम मुझसे आकर मिलो। और नीचे दीक्षित ने अपना एड्रेस भी छोड़ा हुआ था। दूसरी तरफ राम कुछ पंडितों से पूजा करवा रहा था। दरअसल राम भी मराठों का वंशज है, इसलिए वो पूजा करवा के अपने पितरों से इस खजाने के बारे में पूछना चाहता था। दूसरी तरफ उसी रात रवि दीक्षित के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद वो दीक्षित से मिलता है जो कि काफी वक्त से उसी का इंतजार कर रहा था। फिर रवि उसके सामने जाकर बैठ जाता है। वो दीक्षित को कहता है कि आपने कल नकली हार्ट अटैक का बहाना क्यों बनाया? मैंने देखा था कि आपकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर दीक्षित अपने रूम में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो को एक साइड में हटाता है और उसके पीछे से एक डायरी निकालता है। रवि देखता है कि इस डायरी के अंदर उसकी खुद की बचपन की फोटोज थी और इसके साथ बहुत सारी न्यूज़पेपर कटिंग भी थी। ये सब देखकर रवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर दीक्षित के पास इतनी जानकारी कैसे आ गई। अब रवि के मन में काफी सारे सवाल थे। तभी दीक्षित रवि को उसके पिता के साथ अपनी फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन उनकी गाड़ी नदी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर दीक्षित उसको ये भी बताता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। फिर रवि पूछता है कि आखिर ऐसा कौन करेगा। फिर दीक्षित उसको सारी बात क्लियर करता है कि तुम्हारे पिता श्रीकांत एक शिलेदार थे, वही शिलेदार जो राजाओं के खजाने की रखवाली करता है और उस समय तुम्हारे पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रखवाली करते थे। इसीलिए अब तुम्हें भी अपने पिता की तरह शिलेदार बनकर शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा करनी होगी। ये बात सुनकर रवि को तो विश्वास ही नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि आज के वक्त में खजाने जैसी कोई भी चीज नहीं होती। फिर दीक्षित कहता है कि अगर खजाना नहीं होता तो तुम्हारे पिता अब तक जिंदा होते। अब रवि को भी दीक्षित की बातों पर विश्वास हो गया था। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर जैसे ही दीक्षित दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर दो आदमी आए हुए थे जो कि उसके कमरे की इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक करने के लिए आए थे। फिर दीक्षित उन्हें बताता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो दोनों आदमी अंदर आ जाते हैं। दरअसल ये दोनों प्रभु के भेजे हुए गुंडे थे ताकि वो दीक्षित पर नजर रख सके। फिर दीक्षित भी उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये दोनों आदमी उस पर नजर रखने के लिए आए हैं, इसलिए वो रवि को बहाने से वहां से जाने को कहता है और जाते जाते उसको वो डायरी भी दे देता है। अब रवि के मन में काफी सारे सवाल थे जिनका उसको जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन दीक्षित की बात मानकर रवि वहां से चला आता है। रवि के वहां से जाने के बाद वे दोनों आदमी अपनी गन निकाल लेते हैं। फिर उनके हाथ में गन देखकर दीक्षित काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो उनको अपने कमरे में बंद कर देता है। फिर जैसे ही दीक्षित मुड़ता है तो वो अपने सामने प्रभु को देखता है। अब इसके साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह रवि की नींद खुलती है तो वो बाहर किसी की आवाज सुनता है। फिर जैसे ही रवि बाहर जाकर देखता है तो उसके घर पर पुलिस आई हुई थी। फिर पुलिस ऑफिसर मित्रा रवि को कहता है कि कल रात दीक्षित की मौत हो गई है और कल रात तुम उससे मिलने के लिए भी गए थे, इसलिए मित्रा रवि को अपने साथ थाने में चलने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं रवि जो कि पुलिस स्टेशन में मौजूद था। पुलिस ऑफिसर मित्रा उसको कल रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। रवि देखता है कि उस फुटेज में उसकी ही वीडियो थी, लेकिन जो दो इलेक्ट्रीशियन दीक्षित के पास आए थे उनकी रिकॉर्डिंग उस फुटेज में थी ही नहीं। फिर रवि ये बात मित्रा को भी बताता है, लेकिन मित्रा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर प्रियल आती है जो कि दीक्षित की असिस्टेंट थी। फिर रवि प्रियल को बताता है कि इस फुटेज में से वो लोग गायब हैं जो कल रात दीक्षित के ऑफिस में आए थे। ये बात सुनकर प्रियल पुलिस ऑफिसर मित्रा को कहती है कि ये फुटेज फेक भी हो सकती है या फिर अधूरी, इसलिए आप ऐसे ही किसी पर शक नहीं कर सकते। फिर इतना कहने के बाद वो रवि और आदि को वहाँ से ले जाती है। फिर बाहर जाकर रवि प्रियल को बताता है कि कल रात दीक्षित सर ने मुझे कहा था कि मैं एक शिलेदार हूँ, इसलिए मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा करनी है। तभी वो अपने फोन में एक टेक्स्ट मैसेज देखता है जो कि कल रात उसके पास दीक्षित ने ही भेजा था। उस मैसेज के अंदर दीक्षित ने कुछ कोड लिखे हुए थे। फिर उन्हें गौर से देखने पर रवि समझ जाता है कि दीक्षित बताना चाहता है कि आगे की जानकारी उसको ऑफिस में मिलेगी। फिर वो सभी अपनी गाड़ी लेकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर दीक्षित का ऑफिस था। दरअसल दीक्षित एक जज था।
फिर उनके पीछे पीछे प्रभु भी वहाँ पर आ जाता है। फिर रवि और प्रियल जल्दी से दीक्षित के ऑफिस में चले जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर दीक्षित के ऑफिस में क्लू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको कुछ नहीं मिलता तो रवि फिर से उस कोड को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। उस कोड को ध्यान से देखने पर रवि को समझ आता है कि उसमें अशोक स्तंभ की भी बात हो रही है। फिर रवि और प्रियल वहाँ पर मौजूद अशोक स्तंभ को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो खुलता नहीं। तभी अचानक से रवि के हाथ से एक चक्कर घूम जाता है और ऐसे ही उस अशोक स्तंभ के ऊपर बहुत सारे चक्कर लगे हुए थे। फिर जैसे ही रवि और प्रियल उन चक्रों को एक साथ घुमाते हैं तो उस अशोक स्तंभ में से एक दराज बाहर निकलती है, जिसके अंदर रवि को एक घड़ी जैसी कोई चीज मिलती है। दरअसल वो घड़ी नहीं थी, बल्कि उस खजाने की चाबी है। तभी रवि को याद आता है कि उसने पहले भी इस चीज को कहीं देखा है। इतने में बाहर पुलिस ऑफिसर मित्रा भी आ जाता है। मित्रा देखता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की एक वैन खड़ी है। फिर वो जल्दी से उनके पास जाता है। कुछ ही देर बाद प्रभु भी वहाँ पर आ जाता है। वो मित्रा को कहता है कि ये वैन मेरी है। फिर मित्रा प्रभु को उसकी वैन की डिग्गी खोलने के लिए कहता है, लेकिन प्रभु बहाना बना देता है कि उसकी डिग्गी की चाबी उसके आदमी के पास है। तभी एक कांस्टेबल मित्रा को फोन करके बताता है कि दीक्षित के कमरे में कोई है, और ये बात सुनकर मित्रा जल्दी से दीक्षित के ऑफिस में पहुंच जाता है। तभी रवि और प्रियल को पता चलता है कि बाहर पुलिस आ गई है, इसलिए वो दोनों एक एक करके खिड़की से कूदकर बाहर चले जाते हैं। इतने में मित्रा भी ऑफिस के अंदर आ जाता है और वो रवि और प्रियल को आदि के साथ गाड़ी में जाते हुए देख लेता है। ये है प्रताप चंद्र, जिसको आज शिव भूषण अवार्ड दिया जा रहा था। दरअसल ये अवार्ड प्रताप को इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को खोजने में लगा दी, लेकिन आज प्रताप ये अवार्ड लेने से इनकार कर देता है। प्रताप कहता है कि जब तक मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का सोने का तख्त नहीं मिल जाता तब तक मैं अवार्ड नहीं लूंगा। फिर इतना कहने के बाद प्रताप वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ रवि, आदि और प्रियल एक ढाबे में चाय पीने के लिए रुकते हैं। फिर प्रियल रवि को एक पेपर देती है जो कि उसने दीक्षित के ऑफिस से उठाया था। रवि देखता है कि उस पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन तभी उसके पास रखी चाय की भाप से पेपर गीला हो जाता है। फिर गीला होने की वजह से पेपर में कुछ नंबर दिखाई देने लगते हैं। फिर आदि उन नंबर को गूगल पर सर्च करके देखता है और उसे पता चलता है कि ये नंबर्स किसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं और वो नंबर किसी चोर बाजार की लोकेशन बता रहे थे। लोकेशन का पता चलते ही वो तीनों चोर बाजार पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी वक्त घूमने के बाद उनको परीक्षित मिलता है। फिर रवि परीक्षित को वही चाबी दिखाता है जो उसको दीक्षित के ऑफिस में मिली थी। अब वो सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रभु के कुछ आदमी उनको देख लेते हैं। दरअसल वो भी उनका काफी समय से पीछा कर रहे थे। उनको देखकर परीक्षित सभी को पीछे के रास्ते से भगा देता है, लेकिन प्रभु के गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं। फिर भागते भागते प्रभु के आदमी रवि, आदि और प्रियल पर गोली चलाने लगते हैं। फिर उनसे बचते बचते रवि, आदि और प्रियल से अलग हो जाता है। कुछ दूर जाकर रवि एक जगह पर जाकर छुप जाता है। फिर जैसे ही प्रभु का एक आदमी उसके पास आता है, रवि उसको पकड़ लेता है। वो आदमी रवि को शूट करने ही वाला था, लेकिन रवि उसके हमले से बच जाता है और कैसे न कैसे करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ प्रियल भी प्रभु के हाथ लग जाती है और प्रभु उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी वहाँ पर आदि आता है और प्रियल की हेल्प करता है। फिर थोड़ी देर बाद रवि और परीक्षित वहाँ पर गाड़ी लेकर आते हैं। फिर मौका देखकर आदि और प्रियल भी जल्दी से उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब एक बार फिर से वो सभी लोग प्रभु के हाथ से बचकर निकल गए थे, इसलिए प्रभु बहुत गुस्से में था। दूसरी तरफ परीक्षित सभी को अपने घर में ले आता है। फिर रवि उनसे पूछता है कि इन लोगों ने दीक्षित सर को क्यों मारा। फिर परीक्षित बताता है कि 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठों की कमान संभाली थी, इसलिए उनको औरंगजेब ने धोखे से मरवा दिया और मराठों के खजाने को ढूंढने लग गया। लेकिन मराठों के पास शिलेदारों की पूरी सेना थी, जिन्होंने पहले ही सारे खजाने को कहीं पर छुपा दिया था। लेकिन उस खजाने को ढूंढने का ये खेल बरसों से ही ऐसे ही चलता आ रहा है। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। इन्होंने इस खजाने को ढूंढने के लिए पता नहीं कितने लोगों को बलि चढ़ा दिया, लेकिन अब तुम छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने के नए शिलेदार हो, इसलिए अब से तुम्हें इस खजाने को संभाल कर रखना होगा। इतना बताने के बाद परीक्षित रवि को एक चाबी देता है जो कि दीक्षित ने उसे रवि को देने के लिए कही थी। तभी प्रियल बाहर आती है और राम के पास कॉल करती है और उसको सारी जानकारी दे देती है। दरअसल प्रियल राम के लिए ही काम करती थी। फिर फोन काटने के बाद प्रियल वापस अंदर चली जाती है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है।
थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं परीक्षित रवि को बताता है कि जो ये घड़ी जैसी चाबी तुम्हारे पास है इसके टोटल 3 हिस्से हैं, इसलिए हमें अब 2 और चाबियां ढूंढनी होंगी, तभी तो हम उस खजाने तक पहुंच पाएंगे। फिर रवि को दीक्षित की दी हुई वो डायरी याद आती है, इसलिए रवि जल्दी से उस डायरी को अपने बैग से निकालकर परीक्षित को दिखाता है। परीक्षित को डायरी का कवर थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर जैसे ही वो डायरी के कवर को हटाता है तो उसे वहाँ पर एक पेपर मिलता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर मित्रा रवि की गाड़ी को ट्रैक करते हुए उस ढाबे तक पहुंच जाता है। गाड़ी की चेकिंग करने पर मित्रा को एक ट्रांसमीटर मिलता है और उसको देखकर मित्रा समझ जाता है कि उनके अलावा कोई और भी है जो रवि का पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ रवि और परीक्षित को जो पेपर मिला था वो एक मैप था जिसके अंदर 1680 के समय का मुंबई का नक्शा था। उस नक्शे को देखकर परीक्षित कहता है कि अभी मुंबई का नक्शा पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन तभी रवि की नजर उस नक्शे में मौजूद पाइपलाइंस पर पड़ती है जो अभी भी उस नक्शे के मुताबिक वहीं पर थी और वो पाइपलाइन राजभवन के साथ जुड़ी हुई थी। फिर वो दोनों राजभवन जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए उन्हें एंट्री पास की जरूरत पड़ेगी और अगर वो सभी बिना पास के अंदर पकड़े गए तो उन्हें आतंकवादी समझकर उन्हें गोली मार दी जाएगी। फिर प्रियल कहती है कि मेरे काफी बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है, इसलिए अंदर जाने का जुगाड़ मैं अपने आप लगा लूंगी। ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन रवि और बाकी के सभी लोग राजभवन के बाहर आ जाते हैं और उनकी राजभवन में एंट्री भी हो जाती है। दरअसल प्रियल ने राजभवन में आने के लिए राम की ही हेल्प ली थी जो कि खुद राजभवन के अंदर बैठा था। फिर रवि, प्रियल और परीक्षित राजभवन के वर्किंग एरिया में आ जाते हैं और बाहर से आदि उन्हें मैप के जरिए आगे का रास्ता बताता है। आदि रवि को बताता है कि तुम्हें गवर्नर हॉल के पीछे जाना है। फिर हॉल के अंदर जाकर वो देखते हैं कि पीछे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तभी उनको वहाँ पर डॉक्टर सरदेश मुख की तस्वीर दिखाई देती है। फिर रवि उनके हाथ में वही सिलेदार वाली अंगूठी देखता है और समझ जाता है कि डॉक्टर सरदेश मुख भी एक सिलेदार थे। फिर रवि बाहर बैठे आदि को डॉक्टर सरदेश मुख के बारे में इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। फिर इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आदि बताता है कि डॉक्टर सरदेश मुख ने राजभवन में लाइब्रेरी का निर्माण किया था। ये बात सुनकर रवि, प्रियल और परीक्षित तीनों लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन प्रियल बाहर ही रुक जाती है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है। उसको देखकर रवि और परीक्षित छुप जाते हैं। फिर वो सोल्जर प्रियल को लाइब्रेरी के पास देखकर पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। फिर प्रियल बहाना बना देती है कि मैं रास्ता भूल गई थी। ये बात सुनकर सोल्जर प्रियल को अपने साथ ले जाता है। तभी लाइब्रेरी में रवि और परीक्षित को 2 तलवारें ढाल में लगी हुई दिखाई देती हैं। उनको देखकर रवि समझ जाता है कि इनको खींचने पर ही कोई खुफिया दरवाजा खुलता होगा। फिर जब रवि एक तलवार को खींचता है तो कुछ भी नहीं होता। फिर वो दूसरी तलवार खींचता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। तभी वो परीक्षित की हेल्प से दोनों तलवारों को एक साथ खींचता है और ऐसा करने पर एक अंडरग्राउंड दरवाजा खुल जाता है। फिर रवि और परीक्षित उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सैकड़ों सालों से बंद पड़ी है, लेकिन तभी रवि का आदि के साथ कनेक्शन टूट जाता है। रवि इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये जगह वर्ल्ड वार के समय अंग्रेजों ने अपने इमरजेंसी एग्जिट के लिए बनाई थी और उसने सिर्फ किताबों में ही ऐसे अंडरग्राउंड टनल के बारे में पढ़ा था। तभी रवि को वहाँ एक दरवाजा दिखाई देता है और फिर वो वहाँ पर पड़े हुए फावड़े को जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगता है, जिसके कारण दरवाजे पर जमी धूल हट जाती है। फिर रवि उस दरवाजे में अपने पास रखी हुई चाबी लगाता है, जिसके कारण दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने के बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर अंदर जाते ही रवि का पांव एक ईंट पर पड़ता है जो कि प्रेस हो जाती है और उस ईंट के प्रेस होते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है जिससे वो अंदर आए थे। फिर वो दोनों दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे दरवाजा नहीं खुलता। फिर रवि और परीक्षित उस कमरे की दीवारों को चेक करने लगते हैं, जिस पर बनी ईंटों पर तलवार और ढाल बनी हुई थी। फिर थोड़ी और छानबीन करने के बाद रवि गौर करता है कि एक ईंट पर सिर्फ 2 ही तलवार बनी हुई थी। फिर रवि उसको दबाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब कमरे में हवा कम होने की वजह से परीक्षित की हालत खराब होने लगती है। फिर रवि परीक्षित को संभालने की कोशिश करता है। तभी उसका ध्यान एक और ईंट पर जाता है जिसके ऊपर सिर्फ ढाल बनी हुई थी और उनको देखकर ये दोनों ही समझ जाते हैं कि उन्हें इन दोनों ईंटों को एक साथ दबाना होगा। फिर वो दोनों मिलकर एक साथ उन ईंटों को दबाते हैं और दबाते ही जिस दरवाजे से वो दोनों अंदर आए थे वो दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलने के साथ साथ उस कमरे की एक ईंट भी बाहर आ जाती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है। फिर वो दोनों उस बॉक्स को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर प्रभु आ जाता है और उन दोनों का रास्ता रोक लेता है। प्रभु के हाथ में गन थी, लेकिन परीक्षित उससे डरता नहीं बल्कि उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण उसकी गन नीचे गिर जाती है
है। फिर रवि भी परीक्षित की हेल्प करता है और दोनों ही बहुत ही बहादुरी के साथ प्रभु का सामना करते हैं, लेकिन प्रभु उन दोनों पर भारी पड़ता है। फिर रवि प्रभु को वहां पर पड़े हुए फावड़ा से मारने लगता है, लेकिन इसका प्रभु पर कोई भी असर नहीं होता और वो रवि को पटक पटक कर मारने लगता है। फिर वो जैसे ही परीक्षित के पास आता है, परीक्षित उसके पेट में टूटा हुआ फावड़ा घुसा देता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर रवि परीक्षित को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन परीक्षित कहता है कि अगर हम ऐसे ही ऊपर गए तो हम लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए हमको इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलना होगा। फिर वो दोनों इमरजेंसी एग्जिट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में पीछे से राम भी टनल के अंदर एंटर कर जाता है। उस समय उसने प्रियल के ऊपर गन तान रखी थी। फिर राम रवि को कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो भी है मुझे वो सब दे दो, नहीं तो मैं प्रियल को मार दूंगा। अब प्रियल को बचाने के लिए रवि वो बॉक्स राम को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन परीक्षित उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब ये बात राम को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो परीक्षित को गोली मार देता है। फिर मौका देखकर प्रियल राम पर हमला कर देती है और एक बार फिर से उन सभी में हाथापाई होने लगती है। फिर राम जल्दी से इमरजेंसी एग्जिट को खोलने के लिए एक लीवर खींच देता है और वो दरवाजा खुल जाता है। अब परीक्षित राम को नीचे गिरा देता है ताकि रवि और प्रियल को वहां से भगा सके। रवि परीक्षित को बचाना चाहता था, लेकिन प्रियल जल्दी से उसको वहां से ले जाती है। फिर जाते जाते रवि देखता है कि राम ने परीक्षित को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। अब परीक्षित को ऐसे मरता हुआ देखकर रवि को बहुत बुरा लगता है और इसी के साथ 3rd एपिसोड का एंड हो जाता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं राम को भी प्रभु की मौत का बहुत दुख था। फिर जब राम वहां से जाने लगता है तो ठीक उसी वक्त वहां पर पुलिस आ जाती है। फिर राम उनको झूठ कह देता है कि मैंने यहाँ पर गोलियां चलने की आवाज सुनी थी, इसीलिए मैं देखने के लिए नीचे आ गया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए मैंने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उनकी ही गन से उनको शूट कर दिया और बचे हुए 2 लोग इस इमरजेंसी एग्जिट से बाहर भाग गए। अब तुम लोग जल्दी से उन दोनों लोगों का पता लगाओ। इतना कहने के बाद राम वहां से चला जाता है। तभी रवि और प्रियल जल्दी से अपनी गाड़ी में पहुंच जाते हैं। फिर आदि परीक्षित के बारे में पूछता है। फिर रवि बताता है कि परीक्षित की टनल के अंदर मौत हो गई है। अब ये बात सुनकर आदि को भी परीक्षित के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर प्रियल रवि और आदि को एक बंद पड़े सिनेमा हॉल में ले आती है ताकि आज की रात वो सभी यहाँ पर सेफ रहें। फिर जब वे सब लोग एक जगह पर बैठे हुए थे, तभी आदि को रवि की चिंता होने लगती है, इसलिए वो रवि के पास आता है और कहता है कि अगर परीक्षित की जगह तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, इसलिए तुम मेरी बात मानो, इन खजानों को छोड़कर मेरे साथ अमेरिका चलो। ये बात सुनकर रवि कहता है कि अब मैं इस खजाने को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस खजाने के लिए दीक्षित सर और परीक्षित सर दोनों ने ही अपनी जान निछावर कर दी। अगर जाना है तो तुम अकेले अमेरिका जाओ, मैं यहाँ सब कुछ अकेले संभाल लूंगा। फिर आदि भी रवि की बात से एग्री कर जाता है और अब वो भी इस खजाने को सेफ रखने में उसकी हेल्प करने को मान जाता है। फिर थोड़ी देर बाद प्रियल रवि के पास आती है। वो रवि को बता देती है कि मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ और अभी तक मैं तुम्हारी सारी जानकारी राम को दे रही थी। ये बात सुनकर रवि के होश उड़ जाते हैं। फिर प्रियल बताती है कि मैंने ये सब मजबूरी में किया, क्योंकि मेरे पापा के मरने के बाद मुझे और मेरी माँ को काफी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा था, इसलिए मेरे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी थी। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि राम सर हम पर ऐसे हमला करवा देंगे। इतना कहने के बाद प्रियल रवि से माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन रवि उसको रोक लेता है, क्योंकि उसे पता था कि प्रियल ने अब तक जो भी किया वो उसकी मजबूरी थी। इसलिए वो प्रियल को माफ कर देता है और कहता है कि अब हम मिलकर इस खजाने को राम से पहले खोज निकालेंगे और सबके सामने राम का पर्दा भी फाश कर देंगे। अब ये बात सुनकर प्रियल पक्का इरादा बना लेती है कि वो राम का सच इस दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगी। फिर वो सभी प्रताप के पास जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो ही इस मिस्टीरियस बॉक्स को खोलने में उनकी हेल्प कर सकता था। फिर वे तीनों प्रताप के आलीशान घर तक पहुंच जाते हैं। फिर घर के अंदर जाने से पहले उनको प्रताप की असिस्टेंट से बात करनी पड़ती है। आदि असिस्टेंट को झूठ बोल देता है कि वो लोग प्रताप का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। फिर ये बात सुनकर प्रताप की असिस्टेंट उन्हें घर में जाने देती है। फिर अंदर आते ही रवि प्रताप को वो मिस्टीरियस बॉक्स दिखाता है। उस बॉक्स को देखकर प्रताप भी हैरान हो जाता है। तभी प्रताप उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बॉक्स मिला कहां से। फिर आदि बताता है कि हम एक टनल के अंदर वीडियो बना रहे थे और ये बॉक्स हमें वहीं पर मिला। फिर आदि की बातें सुनकर प्रताप कहता है कि कोई भी कीमती चीज हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती, जरूर ये बॉक्स नकली होगा। फिर प्रताप बहाना बनाकर वहां से आकर पुलिस को फोन कर देता है। फिर रवि समझ जाता है कि प्रताप को वो बॉक्स नकली लग रहा है,
इसलिए रवि प्रताप को विश्वास दिलाने के लिए उसको चाबी दिखाता है। उस चाबी को देखकर प्रताप को यकीन हो जाता है कि रवि और उसके साथी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यानी कि ये बॉक्स असली है। फिर वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब प्रताप के मुताबिक वो सभी खजाने के बहुत ही ज्यादा करीब है। फिर प्रताप उस डिब्बे को खोलने में रवि की हेल्प करता है। दरअसल उस बॉक्स के ऊपर एक प्राचीन भाषा लिखी हुई थी और प्रताप को उस भाषा के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसीलिए प्रताप उस भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। उसको ट्रांसलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म की तारीख लिखी हुई थी। इसलिए रवि जल्दी से उस बॉक्स के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म की तारीख फीड करता है, लेकिन फिर भी वो बॉक्स नहीं खुलता। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इसको खोलना इतना आसान नहीं है। तभी रवि को याद आता है कि प्राचीन भाषा को कटापायडी नाम की एक भाषा से डिकोड किया जाता है। फिर जैसे ही वो उस भाषा को डिकोड करता है तो उसको एक और नंबर मिलता है। फिर रवि जल्दी से उस नंबर को उस डिब्बे के ऊपर फीड कर देता है और अब की बार वो बॉक्स खुल जाता है। उस बॉक्स के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक खंजर पड़ा था और ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब रवि उस खंजर को अपने माथे पर लगाता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का खंजर मिलना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उस खंजर के साथ उन्हें एक कपड़ा भी मिलता है जिसके ऊपर काफी सारी मूर्तियां बनी हुई थी। फिर प्रताप एक किताब में देखकर पता लगाता है कि ये भूतनाथ के मंदिर में बनी हुई मूर्तियों की तस्वीर है, जो कि कर्नाटक में है, यानी कि अब उन्हें खजाना वहीं पर मिल सकता है। अब वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक आदमी आकर बताता है कि बाहर पुलिस आ गई है। ये बात सुनकर प्रताप को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वो रवि और उसके साथियों से माफी मांगता है और उनको अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से ले जाता है, लेकिन बाहर खड़ा मित्रा उनको देख लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं रवि बाकी सभी लोगों के साथ कर्नाटका के भूतनाथ मंदिर में पहुंच जाता है, जहां पर उन्हें वैसी ही मूर्तियां मिलती है जैसी उस कपड़े पर बनी हुई थी। फिर वो सभी उन्हें देखकर कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रवि देखता है कि उस कपड़े पर एक उल्टा शिवलिंग बना हुआ है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये उल्टा शिवलिंग भगवान शिव के मंदिर में पानी में उल्टी परछाई दिखा रहा है, यानी कि उन्हें अब शिव मंदिर में जाना होगा, वहीं पर उनको आगे के क्लू मिलेंगे। फिर रवि जल्दी से शिव मंदिर में पहुंच जाता है। प्रताप देखता है कि उस मंदिर में एक शिवलिंग भी है, लेकिन उसके ऊपर कई सालों से पानी नहीं चढ़ाया गया। तभी रवि की नजर पानी बाहर जाने वाली नाली पर पड़ती है, जहां पर एक पत्थर रखा हुआ था। उसके ऊपर ठीक वैसी ही तलवारें और ढाल बनी हुई थी जो उसने उस टनल के अंदर देखी थी। अब वो समझ जाता है कि जरूर इस नाली के अंदर कुछ है, इसीलिए इसके पानी को रोका गया है। फिर ये देखने के लिए वो सभी बाहर आ जाते हैं। रवि बाहर आकर एक टॉर्च जलाकर नाली के अंदर देखता है। उसे वहां पर एक शंख दिखाई देता है। फिर रवि जल्दी से उसको बाहर निकाल लेता है। फिर वो देखते हैं कि उसके ऊपर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। फिर आदि उस शंख की फोटो लेकर इंटरनेट पर सर्च करता है। सर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि इस शंख के ऊपर एक पहेली लिखी गई है, जिसके अंदर भगवान विष्णु का जिक्र किया गया था। ये देखकर प्रताप कहता है कि हमें अब भगवान विष्णु के मंदिर में जाना होगा, जो कि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। फिर सब लोग भगवान विष्णु के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि वो मंदिर काफी ऊंचाई पर था, इसलिए सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते प्रताप बहुत ही ज्यादा थक जाता है। फिर वो रवि, आदि और प्रियल को अकेले ही आगे जाने के लिए कहता है। फिर वो सभी जल्दी जल्दी मंदिर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढते हुए यहाँ कभी भी आ सकती है। जब आदि, रवि और प्रियल ऊपर जा रहे थे तो राम भी अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है और उनको देख लेता है। फिर वो अपने गुंडों को उनके पीछे लगा देता है। फिर रवि, आदि और प्रियल उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में राम के भेजे हुए आदमी सभी को पकड़ लेते हैं। फिर राम रवि से खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन रवि खजाने के बारे में उसको कुछ भी नहीं बताता। ये देखकर राम रवि को कहता है कि अगर तुमने मुझे इस खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को गोली मार दूंगा। अब राम आदि को गोली मारने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त रवि उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर रवि उसको वो शंख देते हुए कहता है कि अभी हमारे पास ये शंख ही है, बाकी सब कुछ हमें विष्णु भगवान के मंदिर में जाने के बाद ही पता चलेगा। फिर राम भी रवि के साथ विष्णु भगवान के मंदिर में चला जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं है। फिर रवि वहां की दीवारों को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसको दीवार पर एक मूर्ति दिखाई देती है जो विष्णु भगवान के वराह अवतार की थी। रवि देखता है कि उनके हाथ में एक शंख है। फिर रवि उस शंख को मूर्ति से अलग कर देता है। फिर जैसे ही रवि अपने पास रखा हुआ शंख भगवान की मूर्ति पर लगाता है
तो सामने वाली दीवार दूर हट जाती है और उसके पीछे उनको एक दरवाजा मिलता है। फिर रवि जल्दी से अपने पास रखा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का खंजर उस दरवाजे में लगा देता है और उस खंजर से वो दरवाजा भी खुल जाता है। अब उस दरवाजे के अंदर एक गुफा बनी हुई थी जो कि खजाने से खचाखच भरी हुई थी। फिर राम उस खजाने को देखकर खुशी से पागल हो जाता है। उस गुफा में ध्यान से देखने पर रवि देखता है कि वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन नहीं है और ये देखकर उसको समझ में आ जाता है कि शिलेदारों ने सिंहासन को कहीं और छुपाया है। फिर रवि वहां पर पड़ा एक बक्सा देखता है जिसके अंदर एक खंजर रखने की जगह बनाई गई थी। फिर रवि आदि से उसके पास रखा छत्रपति शिवाजी महाराज का खंजर मांगता है और फिर वो उस खंजर को उस बॉक्स के अंदर रख देता है। खंजर रखते ही उस बॉक्स के अंदर से एक दराज बाहर आता है जिसके अंदर उन्हें कपड़े में लपेटा हुआ कुछ मिलता है। फिर जैसे ही रवि उसके ऊपर का कपड़ा हटाकर देखता है तो उसके अंदर उन्हें एक और चाबी मिलती है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन वाले रूम का दरवाजा खोलेगी। अब रवि के पास 2 चाबियां थी और तीसरी के बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं था। फिर वो तीसरी चाबी के बारे में राम से पूछने लगता है लेकिन राम उसको कुछ भी नहीं बताता और रवि को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन रवि की किस्मत अच्छी थी कि पीछे से प्रताप आ जाता है और वो राम को गोली मार देता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर प्रियल भी जल्दी से नीचे रखी हुई गन उठाकर उन गुंडों को कंट्रोल में ले लेती है। तभी रवि प्रताप को बताता है कि यहाँ पर शिवाजी महाराज का सिंहासन नहीं है और साथ ही उसे एक बोर्ड भी दिखाता है जिसके ऊपर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वो भाषा प्रताप को पढ़नी आती थी। फिर उसको पढ़कर प्रताप को पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन रायगढ़ के किले में है। फिर प्रियल रवि को कहती है कि तुम प्रताप के साथ सिंहासन को ढूंढने के लिए जाओ, हम यहाँ पर इन गुंडों का ध्यान अच्छे से रख लेंगे। और कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर पुलिस भी आने वाली है। फिर रवि प्रियल की बात मानकर रायगढ़ के किले की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। फिर प्रियल मित्रा को सारी सिचुएशन के बारे में समझा देती है और मित्रा उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार कर लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं रवि और प्रताप दोनों रायगढ़ के किले में पहुंच गए थे। फिर वो दोनों एक टनल के अंदर जाते हैं जहां पर काफी अंधेरा था। फिर प्रताप बताता है कि शिवाजी महाराज इस टनल का यूज अपने गुप्त सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए किया करते थे। ये बात सुनने के बाद रवि कहता है ऐसा नहीं है क्योंकि इस टनल के ऊपर 2 मंजिली इमारत है और इससे ये साबित होता है कि ऊपर 2 मंजिल होने की वजह से इस टनल में सांस लेना मुश्किल है और शिवाजी महाराज ने ऐसा इसलिए बनवाया ताकि किसी भी घुसपैठिए को ये लगे कि आगे रास्ता खत्म हो गया है। फिर रवि एक मशाल जला लेता है और उस टनल के अंदर कोई सुराग ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद रवि को वहां पर एक छोटा सा चांद का निशान दिखाई देता है। फिर रवि उसको प्रेस कर देता है। चांद के प्रेस होते ही एक दरवाजा खुलता है जो कि किसी दूसरी टनल के अंदर जाने का रास्ता था। फिर रवि और प्रताप उस टनल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों को टनल के अंदर एक और दरवाजा दिखाई देता है। फिर रवि उस दरवाजे को तोड़ देता है और दोनों एक बहुत ही बड़े अंडरग्राउंड कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। उस कमरे में भी एक दरवाजा था, इसलिए रवि अपने पास रखी उस चाबी को उसके अंदर लगा देता है। दरअसल इस दरवाजे को खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत थी, तभी ये दरवाजा खुल पाएगा। लेकिन तभी प्रताप रवि पर गोली चला देता है जो कि सीधा जाकर रवि के कंधे पर लगती है। प्रताप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन को खत्म करना चाहता था। वो रवि को बताता है कि रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज के आने से पहले मेरे पूर्वजों का राज था, लेकिन शिवाजी ने उनसे सब कुछ छीन लिया, इसलिए मैं अब शिवाजी की हर एक चीज को मिटाना चाहता हूँ। उस दरवाजे को खोलने के लिए जो एक चाबी चाहिए थी वो भी इस समय प्रताप के ही पास थी। उसको देखकर रवि समझ जाता है कि जरूर उसके पिताजी को भी प्रताप ने ही मरवाया होगा ताकि वो इस खजाने तक पहुंच सके। फिर प्रताप अपनी चाबी भी उस दरवाजे के अंदर लगा देता है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि अभी भी उस दरवाजे को खोलने में एक और चाबी की जरूरत थी। लेकिन तभी उस कमरे के अंदर पानी भरने लगता है जो कि कमरे की दीवारों से निकल रहा था। दरअसल इस दरवाजे को खोलने के लिए तीसरी चाबी की जरूरत है और अगर उन्होंने टाइम रहते इस चाबी को दरवाजे के अंदर नहीं लगाया तो वो दोनों इस कमरे में डूबकर मर जाएंगे। फिर रवि प्रताप को अपने पास रखी तीसरी चाबी दिखाता है और कहता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने तुम्हें तीसरी चाबी के बारे में नहीं बताया। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है जिसके कारण प्रताप की गन पानी में गिर जाती है। फिर प्रताप अपनी छड़ी से एक तलवार निकालता है, लेकिन रवि उसके हर एक वार से बच जाता है और डटकर उसका सामना करता है। फिर अंत में रवि प्रताप को नीचे पानी में गिरा देता है
और नीचे गिरने पर प्रताप के सिर पर चोट लग जाती है। फिर रवि उस तीसरी चाबी को पानी में से उठाकर उस दरवाजे पर लगा देता है। फिर वो तीनों चाबी एक साथ घूमने लगती है और कमरे में पानी गिरना बंद हो जाता है। तभी ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से प्रताप की भी मौत हो जाती है। फिर रवि उस दरवाजे को खोलता है जिसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के सोने का सिंहासन था। फिर वो सिंहासन के पास जाकर उसको प्रणाम करता है और कहता है कि अब मुझे मेरे कर्तव्यों के बारे में पता चल गया है, इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं आपके इस सिंहासन पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। फिर रवि छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन के आगे माथा टेकता है और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।